ओके, सो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को डिस्कस करना चाहूंगा माइंडसेट के ऊपर। और माइंडसेट एक ऐसी चीज है कि जब तक वो कुछ करने के लिए सेट नहीं होता तब तक क्या होता है कि हम उस काम को कर नहीं पाते, हम उस काम को बिल्कुल भी कर नहीं पाते, है ना। सो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए माइंडसेट कैसा होना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग जब इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं तो वो सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक जादू है, एक मिरेकल है। सो दोस्तों, मैं आप सब लोगों को बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक जादू और एक मिरेकल नहीं है। ये प्योरली प्योरली हार्ड वर्क का काम है। सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे तो आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, है ना। बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होके आ जाते हैं किसी का चेक देख के, किसी की गाड़ी देख के। वो सोचते हैं कि यदि इसको आ सकता है तो हमको भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, बशर्ते हम वो सारे के सारे स्टेप फॉलो करें जो सक्सेसफुल नेटवर्कर करता है। सो और दूसरा दोस्तों, मैं आप सब लोगों को बताता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए इस बिजनेस को बिल्कुल ना करें। बहुत सारे लोग हैं छोटा सा विजन लेके आते हैं कि 1 महीना 2 महीना देखेंगे और उसके बाद होगा तो होगा, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको एक बड़े टाइम फ्रेम को लेके चले। मिनिमम 3 साल आप इस बिजनेस को जरूर दें। इस बिजनेस को आप मिनिमम 3 साल जरूर दें। और वो 3 साल क्यों? क्योंकि 1 साल तो सीखने में निकल जाएगा, 1 साल तो आपको इस बिजनेस को सीखने में निकल जाएगा, दूसरा साल सिखाने में निकल जाएगा और तीसरा साल कमाने का होगा। सो दोस्तों, इस बिजनेस को आप लॉन्ग टर्म विजन लेके चले, मिनिमम 3 साल। क्योंकि आप सोच के देखोगे, यदि हम कोई पेड़ लगाते हैं, कोई आम का यदि हम पेड़ लगाते हैं ना, आम का पेड़ लगाने के बाद 3 से 4 साल के बाद हमको फल देता है। लगाते ही यदि हम रोज उसको देखना शुरू करते हैं कि आज फल आए क्या, कल फल आए क्या, परसों फल आए क्या, तो हमको फल नहीं देगा। कब देगा? उसका एक टाइम फ्रेम है, 2.5 से 3 साल लगेंगे। लेकिन जब वो पौधा बड़ा हो जाएगा, जब आम का वृक्ष एक बार आपको फल देना शुरू कर देगा, तो आपको 100 साल से ज्यादा तक फल देगा। तो दोस्तों, पेशेंस रखिए और कम से कम 3 साल का मिनिमम होराइजन लेके चलिए इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। और यदि 3 साल तक आपको पैसा भी नहीं आता ना, तो भी आप इस बिजनेस को बिल्कुल मत छोड़ना। क्योंकि 3 साल के बाद ये बिजनेस आपको जबरदस्त पैसा देगा, जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा देगा। लेकिन तब तक आपको इंतजार रखना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी, इस बिजनेस को आपको कंसिस्टेंटली करते रहना है। कंसिस्टेंसी का मतलब बहुत कुछ होता है कि आप किसी भी काम को लगातार निरंतर करते रहे, उसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। सो इस बिजनेस को आप लगातार निरंतर करते रहे, ये बिजनेस आपको एक दिन बहुत बड़ा रिजल्ट देगा। आपको इस बिजनेस में सफलता जरूर मिलेगी। एक्सपेक्ट रिफ्यूजल, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं कि जैसे आप मार्केट में जाते हैं, हर हर आदमी क्या सोचता है कि ये मेरे चाचा का लड़का है, ये मेरे ताऊ का लड़का है, ये मेरे मामा का लड़का है, ये तो मेरे बोलने से कर ही लेगा। सो दोस्तों, आपको रिफ्यूजल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस बिजनेस को आप बिल्कुल भी ये सोच के ना चले कि आप जिस आदमी के पास भी जाएंगे हर आदमी आपके साथ एसोसिएट होगा। ऐसा नहीं है, हर आदमी आपके साथ एसोसिएट नहीं होगा। तो ना से मोहब्बत करनी पड़ेगी। यदि आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लंबे टाइम के लिए टिकना चाहते हैं, तो नेगेटिव ना को गले लगाना पड़ेगा, रिफ्यूजल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब भी आप किसी के पास जाते हैं इस बिजनेस को डिस्कस करने के लिए, आप बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन लेके ना जाए कि उस आदमी से कि नहीं यार, ये तो मेरे मामा का बेटा है तो कर ही लेगा, यार ये तो मेरा बचपन का दोस्त है, ये तो 100% कर लेगा। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन लेके ना जाए। हमारा काम क्या है? केवल और केवल बिजनेस बताना कि मैं ये बिजनेस करता हूँ, ये बिजनेस ऐसा ऐसा है। हमें केवल अपने बिजनेस के बारे में बताना है। वो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, ये एक्सपेक्टेशन लेके बिजनेस किसी को ना बताए, नहीं तो आपको दुख होगा। दोस्तों, लॉस ऑफ रेस्पेक्ट, कहीं पे आपको ऐसा फील होगा जब आपका खुद का परिवार का आदमी या आपका बिल्कुल एकदम चड्डी बड्डी दोस्त आपको मना करेगा। ये आपको समाज में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ये बेकार का काम है, क्या कर रहा है, अच्छा खासा तो पढ़ा लिखा था, नौकरी करता है ना, कि तेरे माता पिता क्या बोलेंगे, अब लोग समाज में क्या बोलेंगे, दुनिया भर की चीजें परपंच आपको सुनने को मिलेंगे। सो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी स्टेज पे ये जरूर महसूस होगा कि आपकी बेइज्जती हो रही है, आपका रिस्पेक्ट जा रहा है। सो दोस्तों, वो केवल क्या बोलते हैं, वो परमानेंट नहीं है, वो क्षणिक है, आएगा और जाएगा।
इन सारी चीजों से आगे बढ़ना है। यदि आप इन सारी चीजों से आगे बढ़ोगे तो ये बिजनेस आपको 100% आगे लेके जाएगा और आप इससे जो एक्सपेक्ट करके आए थे वो सारी की सारी चीजें आपको इस बिजनेस से 100% मिलेगी, है ना। ऑलवेज मोटिवेटेड, हमेशा अपने आप को अच्छे विचारों से, अच्छे लोगों से घेर के रखो। आप जितने अच्छे लोगों के साथ रहेंगे इस बिजनेस में उतना ज्यादा आप मोटिवेटेड रहेंगे, डीमोटिवेटेड बिल्कुल नहीं रहेंगे। पॉजिटिविटी जितनी आप ले सकते हैं उतनी पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी के बारे में बात करें, पॉजिटिव रहें, सारे अच्छे लोगों के साथ आप रहें। जितने अच्छे लोगों के सानिध्य में रहेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आपको इस बिजनेस से मिलेंगे। ये हमको अपने दिमाग की कंडीशनिंग करके रखनी पड़ेगी। पहले हम जैसे थे हम उसको छोड़ के ये सारी चीजें हमको अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी, क्योंकि हर काम को करने के लिए एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, उसके एक ब्लूप्रिंट्स होते हैं। यदि हम उनको फॉलो करना शुरू कर दे तो 100% ऐसा है कि हम भी एटलीस्ट सक्सेसफुल रास्ते पे चल निकलेंगे। सो दोस्तों, एक फोटो आपके सामने है, आप सब लोग बड़ी गौर से इस फोटो को देखिए। ये फोटोग्राफर है, इसका नाम एलन है। इस आदमी ने एक फोटो को क्लिक करने के लिए 6 साल लगाए। यानी कितने साल लगाए? 6 साल। मैंने आपको क्या बोला कि आप इस बिजनेस में यदि 3 साल तक टिके रहे तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, 100% आपको इस बिजनेस में रिजल्ट मिलेगा। अब ये देखो इसने कितने शॉट लिए, कितनी बार फोटो खींचे, 7,20,000, 7,20,000 बार इसने एक परफेक्ट फोटो को क्लिक करने के लिए अटेम्प्ट किया। 7,20,000 बार एक ही फोटो खींचा। और ये चिड़िया रोज थोड़ी आती होगी, कभी पूरे दिन बैठ बैठ के इंतजार करके चला भी जाता होगा, है ना। ऐसे ही हमारे बिजनेस में भी है दोस्तों, रोज हमारे पास नए लोग नहीं आते, कभी कभी ऐसा भी दिन होता है कि हमें कोई भी नहीं मिलता, है ना। एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, पूरे महीने भी कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ में कोई एसोसिएट नहीं होता। तो यहाँ पे क्या पेशेंस रखना पड़ेगा। आप देखो इस आदमी ने पूरे 6 साल लगाए, 7,20,000 फोटो क्लिक किए, उसके बाद इसको एक परफेक्ट फोटो मिली और जिसमें इसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला। यानी इस आदमी ने क्या किया, एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चला और इसने डिसाइड किया था, एम बनाया था कि जब तक मुझे परफेक्ट फोटो नहीं मिलेगा तब तक मैं लगातार निरंतर प्रयास करता रहूंगा। और अंत में क्या हुआ कि इस आदमी को एक परफेक्ट फोटो मिली और जिसने इसे दुनिया में फेमस कर दिया। सो दोस्तों, यदि हम लगातार कंसिस्टेंटली अपना काम डेडिकेशन के साथ करते रहें तो 100% है कि हमको भी एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। किसी भी आदमी को सफल होने के लिए क्या चाहिए? डेडिकेशन, ओनरशिप चाहिए अपने काम की। ये किसी और को साथ को भी लेके किसी अपने बंदे को बोल सकता है कि यार मैंने यहाँ फोटो अपना कैमरा सेट कर दिया, तू 10, 20, 50 क्लिक कर दियो जब वो चिड़िया आएगी। लेकिन इसने क्या किया? ओनरशिप ली, खुद किया सब कुछ, ठीक है। चौथा काम इसने किया, कंसिस्टेंसी। लगातार 6 साल तक ये उसी जगह जाके फोटो खींचता रहा उस चिड़िया के एक परफेक्ट शॉट के लिए, है ना। और लॉन्ग टर्म विजन लेके कि जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा, और एक दिन इसको सफलता मिली। यही सारी बात डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर फिट होती है। यदि आप डेडिकेशन, ओनरशिप और कंसिस्टेंटली लंबे विजन के साथ काम करेंगे तो एक दिन 100% आपको भी सफलता मिलेगी। अब दोस्तों, सफलता लेने से पहले एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? बहुत सारे लोग अमीर बनना चाहते हैं इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। बहुत सारे लोग खुद का व्यापार करना चाहते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं होता, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग एक ऑप्शन है जिसको चुनना आसान है। काम करने की स्वतंत्रता यानी टाइम फ्रीडम है। आप अपने मन मुताबिक जब आप चाहे तब आप काम कर सकते हैं, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। इंटरनेशनल ट्रैवल फ्री में होते हैं, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, है ना। आपका खुद का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, क्योंकि जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके विचार बहुत अच्छे हैं। जब हम उन विचारों का आचरण करते हैं तो हम भी उनके जैसे अच्छी बातें करने लगते हैं, अच्छे इंसान बन जाते हैं। और जब कोई आदमी अच्छा इंसान बन जाता है तो 100% उसकी लाइफ में अच्छी चीजें होनी शुरू हो जाती है। नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो ये कुछ कारण है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, है ना।
जीवन भर काम करना नहीं चाहते। बहुत से लोग क्या है कि मुझे पूरी लाइफ टाइम काम नहीं करना, इसलिए मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। सो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हमको नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए बाध्य करते हैं, प्रेरित करते हैं, है ना? हमको उकसाते हैं कि हमको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो आदमी नौकरी पे जा रहा है कोरोना के टाइम में भी, और वो भी 50% सैलरी के ऊपर, उसके मन से पूछो कि यदि उसके पास कोई ऑप्शन आज ही हो तो आज ही नौकरी छोड़ दे। सो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये आपके मन मुताबिक पैसा देता है। आप अपने समय के हिसाब से इसमें काम कर सकते हैं, कम पैसे लगा के अपना बिजनेस, अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ और कारणों से रूबरू कराना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। ठीक है, रीजन नंबर 1, आप इस पिक्चर को गौर से देखिए दोस्तों। इसमें एक दादा, एक दादी, एक वाइफ, एक बेटा, एक बेटी और एक आदमी है जो इस पूरे परिवार को चलाता है। आप सोचो कि देखो ये परिवार कितना हंसी खुशी है, हर आदमी के चेहरे पे एक मुस्कान है, क्योंकि ये जो आदमी आपको नजर आ रहा है, ये इस पूरे घर का कारोबारी है। ये आदमी काम करता है, घर में पैसा आता है, इसलिए ये परिवार आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक हैप्पी फैमिली नजर आ रही है। अब ये दूसरा देखिए आप, है ना? वही 6 लोग हैं, उन 6 लोगों में से मैंने केवल एक आदमी कम कर दिया। वो आदमी कौन था? जो आदमी इस परिवार का लालन पालन या भरण पोषण करता था, यानी जो अर्निंग मेंबर था, जो पैसे लेके आता था, जिसके बदौलत ये पूरा परिवार चलता था, वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा। तो आप सोचो, क्या ये जो बचे हुए 5 लोग हैं, इनके चेहरे पे वैसी ही हंसी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। सो दोस्तों, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक पैसिव इनकम देता है। और ये वेस्टीज में 300 साढ़े 300 ऐसे परिवार हैं जिनके घर में आज अर्निंग मेंबर नहीं है, लेकिन उनके परिवार में बहुत अच्छे से पैसा आता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शिवानी मोहंती है, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनकी जो आज इस जमीन पर नहीं है, आज संसार में नहीं है, लेकिन उनके परिवार में आज भी पैसा जा रहा है। सो दोस्तों, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। मैं दूसरा रीजन आपको बताता हूँ, है ना? आपने ये ऐसी पिक्चर बहुत सारी देखी होगी, है ना? यहाँ पे हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे एक बाइक पे जाते हैं, है ना? कभी-कभी तो पीछे बहुत सारा बड़ा सारा बैग भी बंधा होता है ना? इसमें जाने का शौक किसी को नहीं है ना? इसमें जाने का, ऐसे स्कूटर पे जाने का शौक किसी को भी नहीं है। हर आदमी चाहता है कि उसके पास गाड़ी है ना? पर ले नहीं सकता। नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि ये बिजनेस आपको अपनी मनपसंद गाड़ी लेने का मौका देता है। और दोस्तों, आप लेफ्ट हैंड साइड की पिक्चर देखो, कितनी अनसेफ है। पूरा परिवार एक 4 इंच के पहियों पे चल रहा है, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। रीजन नंबर 3, कोई नहीं चाहता कि ऐसा घर हो उसका जहाँ पे ना बैठने की जगह, ना ढंग से सोने की जगह। हर इंसान चाहता है कि उसका ऐसा घर, और ऐसा घर नौकरी से नहीं आता, ऐसा घर बिजनेस से ही आता है। वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक मौका देती है, आप अपने मन मुताबिक मेहनत करके अपना अच्छा और सुंदर घर अपने परिवार के लिए बना सकते हैं, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए हॉलीडे केवल नानी का घर होता है ना? जब छुट्टियां पड़े तो कहाँ जाते हैं? नानी के घर। जाना यहाँ चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते, कारण एक ही है कि बच्चों की फीस भरनी है, कोई ईएमआईज है वो चल रही है, घर में किसी का मेडिसिनल एक्सपेंस है तो वो जाना है। वो सारे काम करने के बाद पैसे बचते ही नहीं कि बाहर घूमने जाए। सो दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि वो घूमने जाए, क्योंकि घूमना सबको पसंद है, लेकिन मजबूरी क्या है कि पैसा नहीं है। यहाँ से कंपनी आपको फ्री में साल में 2 बार इंटरनेशनल ट्रैवल कराती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि आज आप जो भी कर रहे हो उसमें ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है जो मैंने बताई है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दोस्तों, अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमको क्या-क्या करना है और क्या-क्या मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग से। यानी एक तरह से मैंने आपको आपके गोल बता दिए। आपके गोल और ड्रीम क्या थे? एक अच्छा घर, अपने मन मुताबिक टाइम, आपके मन मुताबिक पैसा, आपके मन मुताबिक आपका घर, आपके मन मुताबिक आपकी गाड़ी। ये सारी चीजें क्या है? एक सपना है, एक विश है, एक ड्रीम है। आप सब लोगों का है, मेरा भी है। इसको पूरा करने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है? लोगों की। हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस, आप सबको पता है।
तो वो करने के लिए हमको क्या करना है, हमको एक लिस्ट बनानी है उन लोगों की जिन लोगों के साथ हमको ये बिजनेस करना है। अब ये लिस्ट कितनी बड़ी हो, मैंने केवल यहाँ पे लिखा कि 250 लोगों की भी होगी तो चलेगा, लेकिन ये लिस्ट जितनी बड़ी हो उतना बेहतर होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यदि आप फौज में हैं, आप अज्यूम करिए कि आप फौज में हैं और इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो गई है और आपको मौका मिला है बॉर्डर पे जाके लड़ने के लिए, है ना। सो आपका जो कमांडर होता है वो आपको एक इंस्ट्रक्शन देता है कि वो सामने रूम रखा है, आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, अभी हम लोग युद्ध के लिए निकलेंगे, और वहां पे खाना और आपके हथियार रखे हुए। सो दोस्तों, यदि आपको ऑप्शन दिया जाए कि खाना और हथियार दोनों चीज उठानी है, तो आप क्या चीज सबसे ज्यादा उठाएंगे? सो 99.9% लोग सबसे ज्यादा क्या उठाएंगे? गोलियां और हथियार, क्योंकि उसको पता है यदि सामने वाले आदमी के सामने आपको टिकना है, ज्यादा लंबे टाइम तक यदि आपको टिकना है, तो आपके पास हथियार ज्यादा होनी चाहिए, गोला बारूद ज्यादा होना चाहिए। बचेंगे तो खाना खा ही लेंगे, और बचेंगे नहीं तो खाना खा के करेंगे क्या? सो इसलिए ज्यादा से ज्यादा गोलियां लेके एक फौजी जाता है। यहाँ पे भी डिट्टो ऐसा ही काम है। जब आप इस बिजनेस को करने के लिए निकलते हैं तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, है ना, बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। कुछ लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। यदि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी मैं तो 10 लोगों में से ही सबको जोड़ लूंगा, मुझे 250 लोगों की क्या जरूरत। सो जो लोग ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं उनके लिए मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ कि सपोज आपने 10 लोगों की एक लिस्ट बनाई, आप एक पहले बंदे के पास बिजनेस दिखाने के लिए जाते हैं और वो पहला बंदा बोलता है बेकार का काम है, मैं नहीं करूंगा। अब आपके 10 नामों में से एक नाम कट गया, आपके पास 8 लोग बचे, 9 लोग बचे, ठीक है। फिर आप, क्योंकि अभी तो आपने बिजनेस शुरू किया है तो आप पूरे के पूरे मोटिवेटेड है, फुल्ली मोटिवेटेड है। आप दूसरे बंदे के पास भी जाते हैं, दूसरे बंदे के पास आप गए, आपने उसको बिजनेस बताया, सारी चीज उसने सुनी, उसने बोला यार समझ में नहीं आया, मैं तुझे बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल तो नहीं करूंगा, ठीक है। सो आपकी 10 लोगों की लिस्ट में से 2 लोगों ने आपको मना कर दिया, आपके पास बचते 8 लोग। जब आप तीसरे आदमी के पास जाते हैं और तीसरा आदमी भी आपको मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है कि ये बिजनेस बेकार का है, ये कंपनियां भाग जाती है, ठीक है, तब थोड़ा थोड़ा आपका क्या है, आपका जो आत्मबल था वो डगमगाने लगता है और आप थोड़े से डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि आपको 3 लोग मना कर चुके हैं। ये 3 लोग वो हैं जिनको आप जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, क्योंकि शुरुआत में हम उन्हीं लोगों के पास बिजनेस बताने जाते हैं जो हमारे एकदम नियर एंड डियर होते हैं। उनमें से 10 लोगों में से 3 ने मना कर दिया, तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे 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 कम होने लगता है ना। फिर आप चौथे बंदे के पास जाते हैं, चौथा बंदा भी मना कर देता है, ठीक है। तो आप इसी स्टेज पे सोच लेते हैं खुद कि ये बिजनेस बेकार है, आपको ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर आपका अपलाइन आपको फोन करता है, आप उसका फोन नहीं उठाते, है ना। आप उसका फोन इसलिए नहीं उठाते कि वो पूछेगा कि भाई क्या किया, और आपके पास कोई जवाब है नहीं। चलो डरते डरते आपने क्या किया, फोन उठाया अपलाइन का, और अपलाइन ने पूछा क्या हुआ, आपने तुरंत बोला बेकार का बिजनेस है, 4 लोगों को फोन किया था और उन लोगों ने मुझे बिजनेस करने के लिए मना कर दिया, ठीक है। सीनियर आपको फिर वापस से थोड़ा सा मोटिवेट करता है और 4 चीजें बताता है, 5वें बंदे के पास जाते हैं, 5वां बंदा भी आपको मना कर देता है बिजनेस करने के लिए। तब आप 100% भरोसा कर लेते हैं कि ये बिजनेस बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि आपने टोटल 10 लोगों की लिस्ट बनाई थी, 10 लोगों में से 5 लोगों ने मना कर दिया, यानी 50% लोगों ने आपके मना कर दिया आपको, तो इसलिए आपको बिजनेस से भरोसा उठ जाता है। अब आप उल्टा सोच के देखो कि आपने 250 लोगों की लिस्ट बनाई और उस 250 लोगों में से आपको यदि 5 लोग मना कर देते हैं, तो आपके पास 245 लोग फिर भी बचते हैं। आपका खुद का दिल, आपका खुद का दिमाग आपको ये बोलता है यार 245 और पड़े हैं, उनके पास जाएंगे, 5 ने तो मना किया है। सो दोस्तों, इसलिए बड़ी लिस्ट होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लिस्ट जितनी बड़ी हो और कंटिन्यूअसली आपकी लिस्ट ग्रो होती रहनी चाहिए। आप जिस आदमी को भी मिले आप उसको अपनी लिस्ट में डालते जाइए। हर आदमी जो भी आपके आजू बाजू जिसकी आपसे कोई भी जान पहचान है, वो आदमी आपकी लिस्ट का हिस्सा होना चाहिए। हम उसके पास कभी बिजनेस बताने जाएं या ना जाएं, लेकिन वो आदमी आपकी लिस्ट का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वो आदमी आपको एक मेंटली
सपोर्ट देता है। नंबर आपकी लाइफ में, हर इंसान की लाइफ में बहुत मैटर करते हैं। यदि आपकी लिस्ट 2000 लोगों की, तो आप सोचो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ होगा यार। 2000 लोग हैं और इन 2000 लोगों में से लाने कितने, 6, तो बहुत आसान है। तो इसलिए बड़ी लिस्ट बनाना जरूरी है। आप एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, 2.5 फीट सर्कल कॉन्सेप्ट, यानी 2.5 फीट के दायरे में आपकी लाइफ में कोई भी शख्स, कोई भी इंसान आता है, वो छोले भटूरे बेचने वाला हो, वो गैस ठीक करने वाला हो, केला बेचने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, दूध वाला हो, अखबार वाला हो, पुलिस वाला हो, कोई भी आदमी हो, डॉक्टर हो, मरीज हो, मेडिकल वाला हो, कोई भी हो जो 2.5 फीट के दायरे में आता है, उस बंदे का नाम आप अपनी लिस्ट में लिख डालिए। ठीक है, आप उस बंदे का नाम अपनी लिस्ट में लिख डालिए। ये एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो। लिस्ट किस तरह से बनानी है ना। सबसे पहले सीरियल नंबर। अब आप बोलोगे सीरियल नंबर की क्या जरूरत है, क्योंकि हम हमेशा जब नाम लिखते जाते हैं तो हमेशा बार बार आपको काउंट ना करना पड़े, इसलिए सीरियल नंबर डालना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आखिरी में यदि 500 है और आपने 500 लोगों का लिस्ट बनाया है, तो आपको ये 500 का नंबर बहुत बड़ा आपके दिमाग को एक बूस्टर देता है ना। सीरियल नंबर के बाद में दूसरा कॉलम आपके नाम का होना चाहिए, तीसरा उसका मोबाइल नंबर, चौथा उसका लोकेशन, पांचवा उसका कैटेगरी और छठा उसका रैंक। मैं आपको कैटेगरी बता देता हूं। हम पूरी की पूरी लिस्ट को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, एक हॉट, वार्म और कोल्ड। हॉट, वार्म और कोल्ड। आपके हॉट कॉन्टैक्ट्स वो होते हैं जो हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिश्तेदार, या जो हमसे रोजमर्रा पे हमसे मिलते हैं, जिनसे हम हाय हेलो करते हैं, रोज मिलते हैं, जो हमारी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डालते हैं। ये आप सोचो कि आप रात के 12 बजे कहीं फंस गए, तो 10-20 नाम आपके जहन में कौन आते हैं जिनसे आप इमीडिएट सपोर्ट मांग सकते हैं। ये हॉट कॉन्टेक्ट्स में वही लोग होते हैं, यानी फैमिली, फ्रेंड्स और जो ऑफिस में आपके साथ रोजमर्रा पे आदमी आपके साथ काम करता है, ये वही लोग हैं। वार्म वो होते हैं कि ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, कि हम हमारे दोस्त तो 4 हैं, लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनसे हाय हेलो गुड मॉर्निंग होती है, हम मिलते हैं उनसे, लेकिन कभी वार्तालाप नहीं होती। तो वो कौन है, आपके वार्म है। आपके पड़ोसी भी कभी कभी आपके लिए वार्म हो सकते हैं, क्योंकि आपने नया नया घर शिफ्ट किया है, आपकी हाय हेलो होती है, वो शर्मा जी कह के आपको गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, आप वर्मा जी कह के गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। उसके अलावा आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो कौन होते हैं, वार्म होते हैं। ठीक है। कोल्ड कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेंजर्स आ सकते हैं। कोल्ड कॉन्टेक्स्ट में आपके लॉन्ग टर्म फ्रेंड आ सकते हैं, कि अब वो आपकी, जब आप स्कूल में थे तब आपके साथ पढ़ते थे, लेकिन 10-15-20 साल आपका उनसे कोई संबंध नहीं रहा, आपने उनसे कोई बातचीत नहीं की, वो आपके कोल्ड में आते हैं। ठीक है। सो आप इस तरह से अपनी लिस्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके बाद आप रैंकिंग, रैंकिंग मतलब आप उनको कितने नंबर देंगे, आप उनको कितने नंबर देंगे, कि यदि आप रात को 2 बजे 3 बजे आपको किसी की जरूरत पड़े और आप कितने 10 लोगों को फोन करें, 10-15-20 लोगों को फोन करें, उनमें से कितने लोग आपके फोन पे आके आपका सपोर्ट कर सकते हैं, उन लोगों को आप 8 से 9 के बीच रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से कैटेगराइज करिए, 9, 10 हाईएस्ट है, 1 से 10 के बीच में आप उनको नंबर दीजिए। ठीक है। जो आपके 7 से ऊपर जिनका भी नंबर आता है रैंकिंग में, आप उन लोगों को बिजनेस बताने का जरूरत नहीं है, कि आप उनको प्लान में लाने का जरूरत नहीं है। आप उनको बोल सकते हो कि मैंने कुछ शुरू किया है और मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, और आप उनकी आईडी डायरेक्टली लगा सकते हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अपने भाई को भी प्लान दिखाते हैं और फिर उसका भाई देख के खुद तो मना कर ही देता है, उसका भी बंद करा देता है। सो रिलेटिव्स, फ्रेंड, यानी जो हॉट कॉन्टेक्ट्स होते हैं, उनको हम बिजनेस नहीं दिखाते, डायरेक्टली हम उनको बोलते हैं कि आप मेरा सपोर्ट सिस्टम हो, मैंने शुरू किया, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आप मुझे ये बिजनेस में सपोर्ट करो। ठीक है। अब जब हम लिस्ट बनाते हैं ना, तो कुछ चीजें हमारे दिमाग में आती है ना। सबसे पहले कि लोग क्या कहेंगे, कि हमने बिजनेस तो शुरू कर लिया इन्फ्लुएंस होके लोगों से, लेकिन फिर हमारा दिमाग हमसे एक सवाल बोलता है कि यार यदि मैं अपने पड़ोसी को बात करूं तो क्या कहेगा यार वो, है ना। एक और सवाल आता है, लोग क्या सोचेंगे कि जब इनको पता चलेगा कि मैं मेंबर बनाता हूं, है ना। ये सवाल, हम सब ह्यूमन बीइंग है, ये मेरे दिमाग में भी आया था, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आएगा। ठीक है। सो दोस्तों, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं,
लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे। आप सोचो, सारा का सारा बर्डन हम ही लेके अपने ऊपर रखेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे, है ना। सो ये बाकी की बेकार की चीजें मन में लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। आगे बढ़ना है, ठीक है। कुछ जब हम लिस्ट बनाते हैं तो ये बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में बैठती है, क्या कि यार ये आदमी तो बहुत अमीर है, इसको बिजनेस की क्या जरूरत है। दूसरी तरफ हमारा दिमाग ये भी सोचता है यार इसके पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है, ये तो गरीब है, तो ये बिजनेस करेगा कैसे। फिर हम सोचते हैं कि यार ये नौकरी वाला बंदा है, इसके घर में तो तनख्वाह आती है, तो इसे क्या जरूरत है बिजनेस करने की। फिर दूसरी तरफ हमारा दिमाग बोलता है एक बंदे को देख के कि यार ये तो जॉबलेस है, इसके पास तो नौकरी नहीं है, यदि इसके पास नौकरी नहीं है तो पैसे कहां से लाएगा बिजनेस करने के लिए। फिर हम बोलते हैं कि यार ये तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा है, ये क्यों करेगा। फिर दूसरी तरफ हमें खुद जवाब देते हैं यार ये तो बिल्कुल अनपढ़ है, ये कैसे लोगों को बिजनेस बताएगा, ये तो कर ही नहीं सकता। फिर हम एक तरफ देखते हैं यार ये तो बहुत पैसे वाला आदमी है, इसके पास तो दुनिया भर के पैसे, तो उसको क्यों पैसे चाहिए। दूसरी तरफ हम अपने ही मन में सोचते हैं कि यार इसके पास तो पैसा नहीं है, तो ये पैसे कहां से लाएगा बिजनेस करने के लिए, है ना। एक आदमी हमसे बड़ा होता है ओहदे में, हम उसके पास अप्रोच नहीं करते कि यार ये तो बड़ा है, इससे मैं कैसे बात करूं। एक आदमी हमसे छोटा होता है, उससे हम बात नहीं करते, है ना। कुछ लोग होते हैं अंडर एज के, यार ये तो 12-14 साल का लड़का, ये तो स्टूडेंट है, ये क्या करेगा। फिर हमको एक अंकल जी दिखाई पड़ते हैं, यार इनकी उम्र तो 60-65 साल है, अब ये करके क्या करेंगे। सो दोस्तों ये दुनिया भर के फिल्टर हम अपने दिमाग में लगाते हैं जब हम लिस्ट बनाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों की लिस्ट, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लीडर्स की लिस्ट 20 से ऊपर पहुंचती नहीं है, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर के फिल्टर लगा डाले। जिस दिन आप ये सारे फिल्टर अपने दिमाग से निकाल देंगे, जिस दिन आप ये सारे फिल्टर अपने दिमाग से निकाल देंगे, उस दिन आपकी लिस्ट भी 500 से ऊपर हो जाएगी। गरीब आदमी बिजनेस करेगा या नहीं करेगा ये मुझे और आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। मैंने केवल क्या बोला है, उस आदमी का नाम आपकी लिस्ट में होना चाहिए। अमीर आदमी जिसको आप जानते हो वो बिजनेस करेगा या नहीं करेगा, या हम उसको कभी बिजनेस बताएंगे या नहीं बताएंगे, ये सोच के उसका नाम हम अपनी लिस्ट में नहीं लिखते। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, ठीक है। हमको कुल मिला के ज्योतिषी बनने की जरूरत नहीं है, हमको बिल्कुल भी ज्योतिषी बनने की जरूरत नहीं है। बस हमको एक ही काम करना है, अपनी एक सुंदर सी डायरी में इन लोगों के नाम लिख डालने हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो बहुत कम लोगों को जानता हूं, तो मेरी लिस्ट तो छोटी रहेगी। सो दोस्तों ये पढ़ने की कोशिश करो, मैं पढ़ के बता देता हूं आपको कि आप कहां से अपनी लिस्ट को बड़ी बना सकते हैं, कि कहां कहां से आप अपनी लिस्ट को बड़ी बना सकते हैं। आप के बहुत सारे दोस्त हैं जो स्कूल में पढ़ते थे आपके साथ, जो कॉलेज में पढ़ते थे, जो ऑफिस में आपके साथ काम करते हैं, जो आपके जिम पार्टनर्स है। बहुत सारे लोग हैं, जब आप वॉक करते हैं तो आपको पार्क में रेगुलर दिखाई पड़ते हैं। जब आप बाजार जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपको मार्केट में कॉमन लोग नजर आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप डांस क्लास में जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यदि आप बस में ट्रेवल करते हैं तो जनरली बस या मेट्रो में वो आपके साथ ही ट्रेवल करते हैं और आपकी बातचीत भी होती है। वो सारे लोग आपकी लिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। आपके रिलेटिव्स, बहुत बड़ी लिस्ट है रिलेटिव्स की। आपकी मदर के साइड कम से कम आपको 500-200 लोगों की लिस्ट मिल जाएगी। आपके फादर के साइड आपको 100-150 लोगों की लिस्ट मिल जाएगी। आपके इन लॉज जहां आपकी शादी हुई है वहां से आपको 100-150 लोगों की लिस्ट मिल जाएगी। सो यदि मैं 10-10 की भी बात करूं कि 10 मदर की साइड से, 10 फादर की साइड से और 10 आपके इन लॉज की तरफ से, तो 30 लोग तो ये हो जाते हैं, 30 लोग तो ये हो जाते हैं आपके, है ना। फिर आपको नॉन मार्केट शॉपकीपर, जहाँ पे हम अपना रेगुलर सामान लेने जाते हैं, अब वो भी हमारी लिस्ट का हिस्सा हो सकता है। हर आदमी की लाइफ में एक डॉक्टर जरूर होता है, एक अकाउंटेंट जरूर होता है ना। आप उनका नाम भी लिख सकते हैं, जिससे आप अपनी आईटीआर फाइल करा सकते हैं। वो भी तो आपका पोटेंशियल कस्टमर है ना, क्योंकि आप उसके पोटेंशियल कस्टमर हो तो वो भी आपका पोटेंशियल कस्टमर है, वो भी आपका लिस्ट में आना चाहिए। आपका अड़ोसी और पड़ोसी भी आपकी लिस्ट में आना चाहिए। आपका कैटरर, जिसको आपने बर्थडे पे अपने बच्चे की पार्टी दी, या आपकी शादी में कोई कैटरर आया, या आपके घर के किसी भी फंक्शन में कोई भी कैटरर या खाना बनाने वाला हलवाई आया, वो भी आपका, आपकी लिस्ट का हिस्सा बन सकता है। आपके यहाँ बैंड वाला, जहां से आपने बैंड घोड़ी की होगी या डीजे किया होगा, वो भी आपकी लिस्ट का हिस्सा बन सकता है। शादी में स्टेज डेकोरेशन करने वाले फूल वाले अलग लोग होते हैं, तो वो भी आपकी लिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं।
जिसका वो मैरिज हॉल या बैंक्वेट हॉल था, वो आदमी भी आपकी लिस्ट का हिस्सा बन सकता है। जिसने वहां पे टेंट लगाया था, वो भी आपका हिस्सा बन सकता है। जिस आदमी ने स्टेज शो किया था, उसके आर्टिस्ट भी आपकी लिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। जिसने वहां पे लाइट डेकोरेशन की थी शादी में या बर्थडे पार्टी में, वो भी आपकी लिस्ट का हिस्सा बन सकता है। ब्यूटी पार्लर में सभी जाते हैं, बार्बर नाई की दुकान पे सभी जाते हैं, सलून पार्लर, इनमें से लोग भी आपको आपकी लिस्ट में लिखने के लिए मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑटो में ट्रैवल करते हैं, ओला उबर में ट्रैवल करते हैं, प्राइवेट टैक्सी चलाते हैं, ये सारे लोग आपके पोटेंशियल कस्टमर है ना। बहुत सारे लोग हैं जो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, है ना। आप जब घूमने फिरने जाते हैं तो आप किसी न किसी आदमी के थ्रू टिकट कराते हैं, किसी न किसी आदमी के थ्रू होटल बुक कराते हैं, किसी न किसी आदमी के थ्रू उस पर्टिकुलर सिटी में जाके एक गाइड और टूर अरेंज करते हैं, वो सब भी आपकी उसका हिस्सा हो सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा ओनर, इतने सारे लोग हैं यार, चारों तरफ लोग ही लोग हैं, सबको लिख डालो। बहुत सारे लोग बच्चों को अपने ट्यूशन पढ़वाते हैं, तो वो आपका ट्यूटर जो भी है वो भी आपकी लिस्ट का हिस्सा बन सकता है। तो चारों तरफ यदि आंख खोल के देखो, है ना, तो आपको केवल और केवल पोटेंशियल नजर आएंगे। आप जिन आंखों से देखोगे वही आपको नजर आता है। जैसे बोलते हैं ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। यदि आपको चारों तरफ केवल बिजनेस करना है, तो आपको केवल और केवल आपको पोटेंशियल कस्टमर ही नजर आएंगे। सो बस देखने का नजरिया बदलिए, और हर आदमी जो भी आपके सामने आपको आंखों से नजर आ रहा है, वो आदमी आपका एक पोटेंशियल कस्टमर है, उसका नाम आपकी लिस्ट में आ जाना चाहिए। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने सोच भी लिया कि हमको ये बिजनेस क्यों करना है, सपने ड्रीम सब लिख डाले। उसके बाद हमने एक अच्छी सी लिस्ट भी बना डाली। अब लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है, अब हमको करना है प्री इनविटेशन। ये बिजनेस दो तरह से काम करता है। जो हॉट कॉन्टेक्ट्स है उनको हमको डायरेक्टली अपने बिजनेस में जोड़ देना है, और जो वार्म या हमारे अननोन है, हमको उनको बिजनेस प्लान दिखाना है। तो क्या करना पड़ेगा, प्री इनविटेशन करना पड़ेगा, प्री इनवाइट करना पड़ेगा। यानी इनविटेशन से पहले की जो बात होती है उसे प्री इनविटेशन बोलते हैं। और प्री इनविटेशन में हमको क्या करना चाहिए, सिंपल बातें। जब भी आप किसी को फोन कर रहे हैं, सीधा ये ना बोलो भाई मैंने बिजनेस शुरू किया है, आजा मेरे साथ जुड़ जा। नहीं, बिल्कुल मत करना, गलती भूल के भी। हमने करना क्या, सबसे पहले उस आदमी से हमको हाल चाल पूछने हैं फोन करके, भाई तू कैसा है, तेरे परिवार में सब कैसे हैं, कोरोना काल है, सब ठीक ठाक चल रहा है, तनख्वाह आ रही है नहीं आ रही है, आंटी अंकल ठीक है या नहीं है, भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, है ना। जो भी यदि आपका रिश्तेदार है तो ये सारी बेसिक चीजें आप उनके बारे में जानते ही होंगे। ये सारी चीजें पूछ डालो। पहली कॉल में बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी बात मत करना। एक दो बार फोन करना शुरू करो, बात करना शुरू करो, क्या दिक्कत है, क्या मुसीबत है, अपनी एक दिक्कत बताओ उसको, तो सामने से आपको वो अपनी दो दिक्कतें बताएगा। आप बोलो यार कोरोना टाइम में नौकरी चली गई है, बहुत मुश्किल हो रही थी परिवार चलाने के लिए, अब देख रहा हूँ कि कुछ अच्छा मिल जाए तो शुरू करूंगा यार, है ना। तो सामने वाला भी, आप जब सामने वाले से आप पूछ रहे हैं कि यार मेरे साथ तो प्रॉब्लम चल रही है, तेरा सब ठीक ठाक चल रहा है ना, या तूने कुछ प्लान किया है, तो सामने वाला भी आपको खुल के बताना शुरू कर देता है। तो आपको क्या करना है प्री इन्विटेशन में, उसको जानना है कि वो कुछ करना चाहता है ऐसा कि जैसे उसके घर में पैसा आते रहना चाहिए या आना चाहिए, या कोई दिक्कत चल रही है, उस दिक्कत का आपको समाधान देना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि यार 3-4 महीने से लोन ही नहीं भर पाया क्योंकि तनख्वाह कट के आ रही है, कि तू तो जानता है लोन ही नहीं भर पाया, उधर बच्चों की फीस भी है। तो आदमी आपको अपनी समस्या बताना शुरू करेगा। जब आपको समस्या बताएगा आदमी, तुरंत मत बोल देना कि मेरे पास एक समाधान है, कल से शुरू कर ले, तेरे सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। उसको बोलना है आपको कि रुक यार, मैं भी कुछ कर रहा हूँ, मैं भी कुछ देख रहा हूँ, यदि मुझे कुछ अच्छा मिलता है तो मैं जरूर बताऊंगा भाई, तेरे से डिस्कस करूंगा। ठीक है। फिर एक दो बार, 2-3 बार, हफ्ते हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद आप उसको वापस से हाय हेलो के साथ साथ में बातचीत करते रहना, और फिर बोलना है भाई मैंने कुछ शुरू किया है, मुझे कुछ मिला है। ठीक है। और यहाँ पे आप सोनू जी को इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि मिस्टर सोनू शर्मा जी है। उनकी वीडियो सुन रहा था, फिर पता चला कि वो एक काम करते हैं जिससे बहुत सारे लोगों की लाइफ में परिवर्तन आया, बहुत सारे लोगों की मुसीबतों का समाधान उन्होंने दिया है। तो मैंने भी उनको उनके साथ काम करने का सोचा है। तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं कुछ 10-15-20 सीरियस लोग ढूंढ रहा हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहला नाम तेरा लिखा था, क्योंकि पिछली बार मेरा तेरा डिस्कशन हुआ था कि तुझे भी प्रॉब्लम चल रही है और उसका समाधान तुझे चाहिए। तो मैंने सोचा दोस्त तेरे से बात कर लूं, और एक शाम को 8 बजे मेरा
बिजनेस डिस्कशन है, जिसमें एक बहुत ही सीनियर आदमी है जो आएंगे और अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तू भी आ जा, ठीक है। प्री इनविटेशन में हमने केवल ये चीजें जाननी है, उसको इनवाइट नहीं करना है, ठीक है। अब तरीके बहुत सारे होते हैं प्री इनवाइट करने के। एक तो क्या है कि हम बातें कर रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि हम सोशल मीडिया पे अपना स्टेटस लगाते हैं, कोट शोट पहन के, एक अच्छा सा कोट डाल के आपने क्या किया, अपना सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे लोग उसको देखेंगे, कुछ लोग देखेंगे तो रिएक्ट भी करेंगे, वो पूछेंगे भाई तू क्या कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उसके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जाग गई कि यार ये लड़का कुछ तो कर रहा है ना। तो वो आपसे पूछना शुरू करेगा क्या कर रहा है। तो आपको तुरंत पूरा बिजनेस प्लान नहीं बता देना, आपको अपने बिजनेस की वैल्यू क्रिएट करनी है उसके सामने, ठीक है। आपको क्या करना है, प्री इनविटेशन का ये एक और तरीका है कि आपको अपना पहनावा बदलना है, आपको अपना बात करने का अंदाज बदलना है। आपको किस तरह से सोशल मीडिया पे आप पहले फोटो डालते थे, वो सारी चीजें चेंज करनी है। यानी सामने वाले लोगों में आपको आपका बदलाव नजर आना चाहिए। जब कोई आदमी किसी में अच्छा बदलाव देखता है तो वो आदमी 100% जरूर उसको एक मैसेज डालता है कि यार आजकल क्या कर रहा है, थोड़ा अलग नजर आ रहा है। तो आप यहाँ से आगे का कन्वर्सेशन, वो चिट चैट वाला काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सीरियस रहे हमेशा, है ना। बहुत सारे लोग अपनी इमेज सोशल मीडिया पे खराब कर लेते हैं। क्या डालते हैं, वो एक लड़का लेफ्ट में जाता है, लड़की राइट में जाती है, बीच में एक दिल टूट के गिर जाता है। तो ये बेकार की चीजें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये बेकार की चीजें आप प्रमोट ना करें। कोरोना और पॉलिटिक्स को आप दूर हो जाएं इससे, ठीक है। केवल और केवल आपके बातों से सीरियसनेस झलकनी चाहिए, वो आपके स्टेटस में हो, वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, वो आपकी बातों में हो, ठीक है। क्योंकि ये सीरियस लोगों का बिजनेस है, और जब आप सीरियस हो जाते हैं तो सामने वाला भी आपको सीरियसली लेना शुरू कर देता है। यदि आप कैजुअल रहते तो सामने वाला भी आपको कैजुअली ही लेता है। तो सीरियसनेस बढ़ानी है, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहना है। बहुत सारे लोग डर के करते हैं, भाई कुछ शुरू किया है यार, है ना, ऐसे धीरे से धीमी आवाज में बात करेंगे, सामने वाला सोचेगा साला फंसा रहा है, कुछ तो बेवकूफी भरा इसने काम किया है और अब ये मुझे उसमें लेके जाएगा। तो हर आदमी आज की डेट में स्मार्ट है, समझ जाता है। आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। वो कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ना चाहिए सामने वाले को। सामने वाले को यदि आप चाहते हैं कि वो आपसे आकर्षित हो, तो आप आकर्षण का केंद्र बनने चाहिए। कब बनेंगे, जब आपका पहनावा अच्छा होगा, आप सीरियस होंगे, जब आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी नजर आएंगे, तभी सामने वाला लोग आपकी बात सुनेगा भी और आपके साथ आगे बढ़ने की भी सोचेगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि प्री इनविटेशन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इनविटेशन के ऊपर। हमने बंदे को तैयार कर दिया बात कर करके, अब उसके दिमाग में एक जिज्ञासा पूरी तरह से जग चुकी है कि वो उस बिजनेस को देखना चाहता है जो बिजनेस मैं करता हूं। अब टाइम आया है उस जिज्ञासा को इनकैश करने का और उस आदमी को इनवाइट करने का, ताकि वो आके प्लान देख सके। दोस्तों, जब भी आप किसी को इनविटेशन देते हैं, जब आप किसी को इनवाइट करते हैं, तो ध्यान रहे कि 2 मिनट से ज्यादा का कन्वर्सेशन आपका नहीं होना चाहिए। 2 मिनट से ज्यादा आप फोन पे बात करके किसी को इनवाइट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग घंटों लगा देते हैं, है ना, बात करते 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 करते, और जो मजे की बात यह है कि जो काम की बात होती है वो बोल ही नहीं पाता, आखिरी में बस ये बोलता है भाई यार तू आज ही हो 30 मिनट के लिए देख, है ना। सो दोस्तों, आप 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। यदि आपको लग रहा है 2 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आप सामने वाले को बोल के कि यार मेरा कोई फोन आ रहा है, इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ, आप फोन काट सकते हैं, ठीक है। और 2 मिनट से ज्यादा डिस्कशन बिल्कुल ना करें इन्विटेशन के लिए। इनविटेशन दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल इनविटेशन और एक इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन बेसिकली जो लोग उम्र में या ओहदे में हमसे बड़े होते हैं, उनके लिए फॉर्मल इनविटेशन यूज किया जाता है ना। आप उनसे उसी लहजे में, उसी तमीज से, उसी रेस्पेक्ट से बात करेंगे जिस से हमको बड़े सीनियर लोगों को करनी चाहिए। इनफॉर्मल ये आपके दोस्त हो सकते हैं, है ना। जनरली इनफॉर्मल आप अपने दोस्त या रिश्तेदार को ही इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। आप कभी भी जब किसी को आप इनवाइट करते हैं, सामने वाले को ये कभी भी नहीं लगना चाहिए कि आप बनावटी भाषा में बात कर रहे हैं। आप उस आदमी से जैसे 10 साल पहले बात करते थे उसी तरीके से बात करिए।
यदि आप उसको गाली दे के बात करते थे तो आप उसको गाली दे के ही बात करें। उसको ये कभी भी बीच में लगना नहीं चाहिए कि तुम बनावटी बातें कर रहे हो, ठीक है। सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी आपको जब आप इनवाइट करते हैं, सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी आपको बहुत अच्छे तरीके से, है ना। रिक्वेस्टिंग मोड में कभी भी आप किसी को इनवाइट ना करें कि भाई तू 30 मिनट के लिए आजा, मेरे लिए आजा, बस प्लीज आ जा यार, बस आज आ जा यार, जो आज सीन जो लीडर आने वाला है बताने बिजनेस, कमाल का आदमी है यार, बस आज आ जा मेरे भाई, बस मेरे लिए आ जा। ऐसा प्लीज ना करें। आप हमेशा जब भी किसी को इनवाइट करते हैं बिल्कुल एकदम ऑथोरेटिव वे में करें, है ना। झगड़ा भी नहीं करना है लेकिन कमांडिंग वे में करना है कि भाई बिजनेस है, सीरियस बिजनेस है, सीरियस लोग काम करते हैं, सो सीरियस होके बिजनेस देखने आना, है ना। यदि तेरे पास 40-45 मिनट नहीं है तो प्लीज मत आना। बहुत सारे लोग बोलते चल यार ठीक है तेरे लिए ना मैं 15 मिनट आ जाऊंगा, सो उसको ना हाथ जोड़ के नमस्ते कर देना कि भाई तू मेरे लिए नहीं आ रहा है, पैसे तेरे घर में आएंगे। तो जब तेरे पास टाइम होगा ना 40 से 45 से 1 घंटा, तब आना, सीरियस होके आना, क्योंकि ये सीरियस बिजनेस है ना। और ये कब होगा, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस फूट फूट के भरा होगा, तभी आप ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट तो बिल्कुल ना करें, ठीक है। कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट रहना जब आपको बुलाना है बंदे को, ठीक है? और आप उसको ड्रेस के बारे में जरूर बताएं कि भाई फॉर्मल पहन के आना, जूम के ऊपर मीटिंग होगी तो बहुत सारे लोग तुझे देखेंगे यार, है ना, कि मेरी बेइज्जती मत करा देना मेरे सीनियर के सामने, बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम लिया है उनसे, और यार तू यदि ऐसे अजीब से कपड़े पहन के बैठेगा उसमें तो यार तेरी इंसल्ट के साथ साथ मेरी भी इंसल्ट है यार। टाइम पे आ जियो भाई, टाइम पे लॉगिन करियो, कॉपी पेन लेके बैठियो, है ना। एक अच्छी सी जगह देख लियो यार घर में, ताकि उसका बैकग्राउंड, आपके पीछे का बैकग्राउंड अच्छा हो। और लेटना तो मत यार बिल्कुल भी, है ना, कि लेट के मत सुनिए, और हो सके तो कॉपी पेन रख लेना कि कुछ समझ में ना आए तो लिख लेना। जब आप ये सारी चीजों से ब्रीफ करते हैं ना तो वो आदमी सीरियस होके ही देखता है ना। जब आप अपने सीनियर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि सर ये टाइम नहीं है, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है सर आपके लिए, तो आप थोड़ा सा सीरियस होके आइए, तो आदमी सीरियस होके ही आता है। और जब हम बोलते हैं यार बस तू 30 मिनट के लिए आ जा तेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी, वो बंदा अपनी जिंदगी चेंज करने नहीं आता, वो आप पे एहसान दिखाने के लिए 30 मिनट के लिए नहीं 10-15 मिनट ज्वाइन करेगा, और फिर बोलेगा यार बेकार है तूने मेरा टाइम खराब कर दिया। सो जब तक उसको सीरियसनेस नजर नहीं आएगी आपकी, तब तक वो खुद सामने वाला सीरियस नहीं होगा। बिहेवियर और पंक्चुअलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। टाइम पे आने के लिए आप उसको बोलना है, उसको बोलना अच्छे से बिहेव करना है, अच्छे से कपड़े पहन के आना है, तमीज से बैठना, ये सारी चीजें जब आप बताते हैं तो जब वो बंदा सामने आता है, आपके अपलाइन के सामने आता है, तो उसका दिमाग उसको बोलता है यार ये अपलाइन है, इसका ये इसका सीनियर है, तो इसके सामने मुझे प्रॉपरली बिहेव करना है, अच्छे से बिहेव करना है, दोनों की रेस्पेक्ट की बात है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मैं इनविटेशन आप लोगों को समझा पाया। अब इनविटेशन और प्लान के बीच की एक कड़ी होती है जिसको बोलते हैं एडिफिकेशन, और ये आपके बिजनेस को बढ़ाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एडिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने सीनियर का इंट्रोडक्शन अपने प्रोस्पेक्ट से कराते हैं, और ये कराने में की सबसे बड़ी कड़ी कौन है, आप है। तो आप जो भी फिजा अपने अपलाइन की, अपने सीनियर की, अपने प्रोस्पेक्ट के लिए बनाते हैं, वो उसी तरह से आपके बिजनेस को सुनता है और उसी तरह से वो रिएक्ट करता है, उसी तरह से डिसीजन लेता है, और उसी का रिजल्ट आपके सामने आता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं सर रोज मेरे बंदे आते हैं प्लान में, लेकिन जुड़ते ही नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं हम ये वाला पार्ट भूल जाते हैं, हम अपने सीनियर को जो प्लान देने आ रहा है उसको एडिफाई करते नहीं है। एडिफाई का मतलब होता है बेसिकली इंट्रोडक्शन, कि आप अपने अपलाइन के बारे में क्या इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है आपके प्रोस्पेक्ट का आपके बिजनेस में जुड़ने से, ठीक है। सो दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उल्टा एडिफिकेशन करते हैं 101 के प्लान में। जैसे आप सोचो कि आपका एक ही प्रोस्पेक्ट है और आप अपनी अपलाइन से उसको मिलवा रहे हैं, तो आपका इंट्रोडक्शन कैसे होता है, आप अपने प्रोस्पेक्ट का नाम बताते हैं, सर ये अजीत सिंह है और ये सर ना लाखों रुपए कमाते हैं, सर आप इनको बिजनेस बता दो। जैसे आपने बोला ना कि अजीत सिंह लाखों रुपए कमाते, तो अजीत सिंह ऐसे नहीं बैठता, अजीत सिंह बैठता ऐसे, हाँ बता,
तब वो सीनियर को क्या बोलता है आपके, हाँ चलो बताओ, है ना। थोड़ी देर में वो टांग पे टांग रख लेता है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। आपने क्या किया, गलत काम कर दिया, आपने अपने सीनियर को अपने प्रोस्पेक्ट के सामने छोटा आदमी बना दिया। और छोटा आदमी छोटे आदमी की बड़ा आदमी सुनेगा क्यों, उसका तो दिमाग ही अलाउ नहीं करता ना कि कुछ उसकी बात सुन के उसके दिमाग में चला जाए। तो दोस्तों, जब भी आप अपने सीनियर का एडिफिकेशन इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, आपको सच्चे सच्चे मन से, दिल से उसके बारे में बताना है ना। दिल से आपको उसके बारे में बताना है। कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है एडिफिकेशन करने के टाइम में। और आप क्या करेंगे, केवल और केवल सच्ची इंट्रोडक्शन देंगे उसकी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर ये तो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी चेंज कर चुके हैं, आपको पता है, महीने के करोड़ रुपए तो आते हैं इनको, ये वाली गाड़ी चलाते हैं। तो दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका अपलाइन के बारे में आप जितना जानते हैं उतना ही बताएं। झूठी तारीफ कहीं ना कहीं दिक्कत देगी आपको, है ना। कभी भी झूठी तारीफ ना करें, क्योंकि वो बैकफायर कर सकती है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग जो आपको याद रखनी है ना, वो क्या है, ब्रिंग सीरियसनेस फॉर द प्लान। जब आप अपने बंदे को बात करते हैं तो उसके दिमाग में एक चीज डालिए कि भाई ये जो बिजनेस प्लान मैं बता रहा हूँ ना, गौर से सुनना, दिमाग खोल के सुनना, कि कुछ छूटना नहीं चाहिए। कुछ भी छूटा तो ऐसा हो सकता है कि समझ में ना आए। ये जब आप उसके दिमाग में बिठा दोगे ना, वो एक वर्ड भी छोड़ेगा नहीं, वो सीरियस होकर इस बिजनेस को सुनेगा। जो आप उसको बोल के लाओगे ना, वो वैसे ही रिएक्ट करेगा, है ना। उसके बाद क्या बोलना है आपको, एडिफिकेशन, जो भी आप एडिफिकेशन कर रहे हो ना, वो दिल से होना चाहिए, क्योंकि झूठ हर आदमी पकड़ लेता है। आप किसी के बारे में झूठी तारीफ करोगे ना, पकड़े जाओगे। तो जिसकी भी आप तारीफ करो ना, दिल से तारीफ करो, क्योंकि जब आप दिल से तारीफ करोगे ना, तो आपके बंदे को समझ में जरूर आएगा कि आपके और उसके रिलेशंस कितने अच्छे हैं, क्योंकि ये आपकी आवाज और आपकी पिच बता देती है कि आप कितनी रेस्पेक्ट करते हैं अपने को, है ना। सो झूठी तारीफ बिल्कुल ना करें, केवल और केवल दिल से बात करें। यदि आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता ना, आप सीधा बोल सकते हो, सर वो कमाल के इंसान है। जब आप उनको सुनोगे ना, आप देखो कितनी पॉजिटिविटी आती है, कितनी पॉजिटिव एनर्जी उनसे निकलती है सर, कि आदमी वैसे ही खुश हो जाता है उनसे बात करके। आज आपको भी मौका मिला सर आज बात करने का, इतना भी बोल सकते हैं। पैसों के बारे में, बाकी चीजों के बारे में यदि नहीं पता तो झूठ नहीं बोलना है। क्रिएट क्रेडिबिलिटी ऑफ योर अपलाइन, यानी जो मैंने अभी आपको समझाया, उस लाइन का मतलब यही है कि आपको अपने अपलाइन की वैल्यू क्रिएट करनी है उसके बारे में। जब भी आप एडिफिकेशन करते हैं तो आप हमेशा अपने अपलाइन का इंट्रोडक्शन दे, और अपने अपलाइन को, यदि आपको अपने प्रोस्पेक्ट का इंट्रोडक्शन देना, तो केवल उसका नाम बताए कि सर ये अजीत जी मेरे दोस्त, और आप अपने अपलाइन का इंट्रोडक्शन पहले दें, उनके बारे में सब कुछ बताए कि सर इतनी इनकी टीम है, बड़े जबरदस्त इंसान है, इतना इनका क्वालिफिकेशन है। जो भी आपको उनके बारे में पता है वो अच्छी अच्छी चीजें आप जरूर बताएं। रोंग एडिफिकेशन विल क्रिएट रोंग डुप्लीकेशन। यदि आप गलत बोलेंगे, आप बोलोगे लाख रुपए कमाता है, आपका नीचे वाला 1.5 बोलेगा और उसके नीचे वाला 3 बोलेगा, करते करते करोड़ों तक पहुंचा देंगे, है ना। तो गलत एडिफिकेशन रोंग डुप्लीकेशन क्रिएट करता है, वो नहीं करना है हमको। बी अटेंटिव ड्यूरिंग प्लान। जब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने अपने किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान में इनवाइट किया, ठीक है। प्लान में इनवाइट करने के बाद जब आपने देखा, शुरू में आके देखा कि हाँ आपका प्रोस्पेक्ट है, और थोड़ी देर में आपने क्या, गायब हो गए आप, है ना। सो आपका प्रोस्पेक्ट क्या करेगा, आपको देखेगा, आप नहीं मिलोगे, 30 सेकंड के बाद वो भी गायब हो जाएगा, है ना। कुछ लोग क्या करेंगे कि अपने प्रोस्पेक्ट को बुलाएंगे और कैमरा बंद करके बैठेंगे, तो आपका प्रोस्पेक्ट भी कैमरा बंद करके बैठेगा। कुछ लोग प्लान में आएंगे, कैमरा भी ऑन करेंगे, है ना, लेकिन ऐसा कुछ करते रहेंगे कि जिससे उसका प्रोस्पेक्ट उसको देखेगा और वो खुद ही मन में डिसीजन ले लेगा आपके बारे में कि यार जो बंदा मुझे बुला के लाया ना, वो सीरियस नहीं है। सो दोस्तों, आपका अटेंटिव और सीरियस रहना प्लान में
बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मत सोचना कि जो सुनने आया प्लान वो केवल प्लान देखने वाले को सुन रहा है और देख रहा है, नहीं, वो आपको ढूंढता है हर बार। वो आप अपने अपनी स्क्रीन पे आपका चेहरा लगा के रखता है कि देखो तो ये करता क्या है। सो दोस्तों अटेंटिव रहिए, पूरे प्लान के बीच में कैमरा ऑन करके रखिए, अच्छी जगह बैठिए। आपने उसको तो बोला ढंग से कपड़े पहन के आना, खुद तकिया लगा के लेटे हैं, उसकी समझ में आ जाएगी कि साला पागल बना रहा है। सो दोस्तों ध्यान रहे कि आप प्लान के टाइम में एकदम अटेंटिव कॉपी पेन लेके रहे, जो आपने उसको बोला है वो डिट्टो आपको फॉलो करना है बस। अब हमने क्या किया, अपने दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि सारी चीजें हमने सेट कर ली, गोल्स भी बना लिए, लिस्ट भी बना ली, प्री एडिफिकेशन भी कर लिया, एडिफाई भी कर दिया, इनवाइट भी कर दिया बंदे को, एडिफाई भी कर दिया, और अब बारी आती है प्लान की। प्लान बहुत सारे तरीके से होते हैं। सबसे पहले 101 प्लान हो सकता है ना, कि आपने अपने बंदे को इनवाइट किया और अपने अपलाइन से अपने प्लान दिलवा दिया, या आपने खुद प्लान दे दिया जूम के ऊपर, ये भी हो सकता है। आपने जूम पे जो हमारे बड़े प्लान होते हैं उसमें आपने इनवाइट किया, ये दूसरा तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका क्या है कि आपने प्लान की रिकॉर्डिंग भेज दी, कि यदि आप इमीडिएटली आपका बंदा सुनना चाहता है, वैसे इसको कम से कम प्रीफर करें, ठीक है, रिकॉर्डिंग भेजने का काम। यदि कुछ और चारा है ही नहीं, लास्ट ऑप्शन रख के इसको यूज करें। कोशिश करें कि या तो 101 प्लान दे या उस बंदे को आप इनवाइट करें, है ना। और हमेशा आप कोशिश करें कि यदि आप अलग से प्लान अपने प्रोस्पेक्ट को दे रहे हैं तो कोशिश करें कि आपका सीनियर आपका प्लान दे, है ना। आपका यदि कोई डायरेक्ट गेस्ट है तो आप कोशिश करें कि आपका अपलाइन उस बंदे को प्लान दे, ठीक है। फेस टू फेस प्लान भी हो सकता है, जैसे अभी कोरोना बीच में नहीं था तो बहुत सारे लोग क्या थे, आमने सामने बैठ के प्लान देते थे, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो प्लान के इतने सारे तरीके हैं। दूसरा, वही बेसिक चीजें फॉलो करनी पड़ेगी आपको। जब आप जूम में, आजकल तो जूम में ही प्लान हो रहे हैं, तो जूम में आपको क्या करना है, बंदे को आपको इनवाइट करना है, प्लान में आपको अच्छे से इनवाइट करना है, सिंसियरली होके खुद भी बैठना है, तो वो आप ही को देख के फॉलो करेगा, और उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्लोजिंग एंड फॉलो अप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि आपने सब कुछ कर लिया, अब उसके बाद आपका मेन पार्ट आता है, क्योंकि सेल्स में जब तक आपके पास पैसे नहीं आ जाते, यानी आपका काम सारा किया हुआ वेस्ट हो गया, आपका सारा का सारा काम किया हुआ वेस्ट हो गया। तो क्लोजिंग और फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। सी स्टैंड फॉर कन्विक्शन। जब हम क्लोजिंग करने जाते हैं, हम अपने दिमाग में हमें ये कंसीव करके रखना है कि जो सामने वाला आदमी है वो 100% मेरे साथ बिजनेस करेगा, ठीक है, कि वो 100% मेरे साथ बिजनेस करेगा। जब आप अपने दिमाग में ये रखते हैं, जो आपके दिमाग में होता है वही सामने वाले के दिमाग में आप पहुंचाते हो, ठीक है। क्लोजिंग क्या होती है ना, पहले समझ लेते हैं कि फॉलो पर क्लोजिंग क्या होती है, फिर उसके बारे में इसके ऊपर और फर्दर डिस्कस करेंगे। तो क्लोजिंग होती क्या है बेसिकली, आपने अपने बंदे को प्लान दिखा दिया, और प्लान दिखाने के बाद जब आपकी बारी आती है उसकी आईडी लगा के उसकी शॉपिंग कराने की, यानी उससे पैसे लेके बिजनेस में एसोसिएट करने की, उसको हम क्लोजिंग बोलते हैं, ठीक है। क्लोजिंग इज द फाइनल स्टेप ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी क्लोजिंग में बंदा आपको पैसे देता है, आपने उसका पैसे लिए, सामान दिलवा दिया, यानी आपकी सेल्स क्लोज हो गई। हमको क्या करना है कि जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है हमको उसको पुश करना है डिसीजन लेने के लिए। और डिसीजन लेने के लिए हम पुश कैसे कर सकते हैं उसको, जैसे ही हमने बिजनेस प्लान दिखाया, हमको क्या करना है, उसका फॉलो अप करना है। फॉलो अप कैसे करेंगे, हम अपने अपलाइन को कॉल में लेंगे और अपने बंदे से बात करेंगे। उसके हो सकता है कि उसके कुछ सवाल हो, और उन सवालों के जवाब यदि हम नहीं देंगे टाइमली तो कोई और देगा। और ये क्लोजिंग और फॉलोअप में कितना टाइम होना चाहिए, मैक्सिमम 24 आवर्स होने चाहिए। 24 घंटे के अंदर जिस आदमी को हमने बिजनेस बताया है, हमें उस बंदे के पास वापस पहुंच जाना है क्लोजिंग करने के लिए। वो फोन के थ्रू हो, वो वापस से आपका जूम के थ्रू हो, या 101 पर्सनली आप जा सकते हैं। और कभी भी गलती से ये मत पूछना कैसा लगा, ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछना जिसका जवाब आपके हक में नहीं है, है ना।
कि जिसका जवाब आपके हक में नहीं है, ऐसा कोई भी सवाल आप बिल्कुल ना पूछे, है ना। जब हम फॉलो अप करते हैं उसके कुछ सेट रूल है ना। फॉलो अप और क्लोजिंग के कुछ सेट रूल है, यदि हम उनको प्रैक्टिस करेंगे, फॉलो करेंगे, तो 100% हम भी अच्छी फॉलो अप और क्लोजिंग कर पाएंगे। क्लोजिंग शुड बी ऑलवेज ऑन द स्पॉट। सबसे पहले हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए कि अब प्लान खत्म हुआ, प्लान के तुरंत बाद आप अपने बंदे से बात करो, अपलाइन को लेके बात करो। यदि आप सिस्टम में पुराने हैं तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, और उससे यही पूछना है कि तेरा कोई सवाल तो नहीं है यार, कि तूने बिजनेस देखा कि तेरा कोई सवाल तो नहीं है, बिजनेस एयर प्यूरिफायर से शुरू करेगा कि वाटर प्यूरिफायर से, या 8% से शुरू करेगा। तो आपने जो पहले वाला सवाल था कि बिजनेस कैसा लगा, उसको आपने काट दिया और आप सीधे कहां पहुंच गए, ये 3 चीजें हैं, एयर प्यूरिफायर से शुरू करेगा, वाटर प्यूरिफायर से, या सीधा 8% से बिजनेस शुरू करेगा। तो आपने उसको 3 चॉइस दी है, वो इन 3 चॉइस में से एक चॉइस सेलेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपने उसको ऑप्शन नहीं दिया ये पूछने के लिए कि बिजनेस कैसा है, कैसा लगा तेरे को। ठीक है, आपने एक चीज जरूर पूछी उससे कि तेरा कोई सवाल तो नहीं है। यदि तेरा कोई सवाल नहीं है तो शुरू करते हैं, या तो वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर 8% से शुरू कर लेते हैं। यदि उसका कोई सवाल होगा तो वो आपसे सवाल करेगा, और हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक बहुत बड़ा सेशन किया था, अभी 2-4 दिन के बाद वापस रिपीट करेंगे उसको, आप उसको आ सकते हैं। ठीक है, यदि कोई सवाल है उसका तो जवाब देंगे, नहीं तो वो 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करेगा और वो आपसे फिर पूछेगा, चाहिए यदि मैं एयर प्यूरिफायर से करूं तो मेरा क्या फायदा है, क्या मुझे मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कोई आदमी आपका बिजनेस शुरू करने जा रहा है तो उसको क्या बताना है आपको। डोंट एवर अज्यूम दैट प्रोस्पेक्ट विल टेल आई एम रेडी। ये आप कभी मत सोचना कि आपने किसी आदमी को बिजनेस दिखाया और वो आदमी खुद बोलेगा वाह क्या कमाल का चीज दिखाया यार तूने, इसी का तो इंतजार था। ऐसा आज तक मेरे साथ तो हुआ नहीं कि सामने वाले बंदे ने तुरंत बोला कि यार इसी की मुझे तलाश थी और आज वो मेरी सर्च खत्म हो गई, फटाफट बता कितने से शुरू करना है बिजनेस। ऐसा आपको कभी भी सुनने को नहीं मिलेगा। तो ये अपने दिमाग में बिल्कुल ना सोचे कि आपने प्लान दिखा दिया और अब आपने बिना फॉलो अप किए बंदा आपके साथ एसोसिएट हो गया, ऐसा होने के चांसेस ना के बराबर है। सो हमको फॉलो अप और क्लोजिंग करना ही पड़ेगा। डोंट आस्क व्हाट यू हैव डिसाइडेड। ये सवाल कभी मत पूछना कि अच्छा क्या सोचा है यार, क्या डिसाइड किया है, बिल्कुल मत पूछना, है ना। वो बोल सकता है कि यार बाद में बताऊंगा, है ना। डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी पूछा आपसे कि कैसा लगा, ये ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं पूछने जो आपके हक में जिनका जवाब ना आए। सीधे क्लोज क्वेश्चन पूछने हैं, जैसे मैंने बोला भाई इससे शुरू करेगा, इससे शुरू करेगा, या इससे शुरू करेगा, है ना। ऑलवेज आस्क फॉर साइन अप। साइन अप का मतलब कि चलिए यार शुरू करते हैं, आज से शुरू करते हैं, ताकि आज शुरू करेंगे तो कल से तेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा, है ना। लॉस ऑफ फेयर दिखाना कि यार मेरे ना 5-7 गेस्ट आए थे, इसमें मैंने 5-7 लोगों को बुलाया था और मुझे लग रहा है सारे के सारे ही करेंगे, यदि तू पहले लग जाता ना बाकी सबको ना तेरी टीम में डाल दूंगा। सो लॉस ऑफ फियर क्रिएट करना है आदमी को कि यार देखो मैं अभी यदि ज्वाइन कर लेता हूँ तो मेरे साथ और बहुत सारे लोग आ सकते हैं बिना मेरी मेहनत के। ठीक है, ऑलवेज स्माइल, हमेशा आपकी आवाज आपके चेहरे पे मुस्कान रहनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होने चाहिए आप, बी ब्लंट, स्ट्रेट क्वेश्चन पूछने हैं, घुमा फिरा के बात ना करें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनके साथ मैं फॉलो अप करने गया हूँ, जाते हैं दुनिया भर की बातें पूछ डालेंगे, लेकिन जो करने गए थे वो पूछ ही नहीं पाते, वो पूछ ही नहीं पाते, वो बोल ही नहीं पाते, और जब शुरुआत में नहीं बोल पाते तो आखिरी में केवल फॉर्मेलिटी रह जाती है। तो दोस्तों स्ट्रेट क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आपके, है ना। कुछ और टिप्स है जिनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, डोंट बी नीडी। आप जब बंदे से क्लोजिंग और फॉलो अप करते हैं उसको सामने वाले को ये समझ में नहीं आना चाहिए कि आपको उसकी जरूरत है। उल्टा होना चाहिए कि भाई आप उसको बिजनेस देने गए हो, उससे कुछ लेने नहीं गए। आप उसको बिजनेस देने गए हो, लेने नहीं गए हो। बहुत सारे लोगों के दिमाग में तो भाई तू कर ले बाकी सब मैं देख लूंगा। ऐसा नहीं करना यार, मिलके करते हैं बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, आपकी जरूरत है ये उसकी समझ में नहीं आना चाहिए। ठीक है, स्टे इन कंट्रोल, सेट ए स्पेसिफिक टाइम,
कंट्रोल में रह के बात करनी है। बहुत सारे लोग क्या ओवर कमिटमेंट कर देते हैं, सामने वाला बोलता है अच्छा चल ठीक है मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, पर भाई मेरा बिजनेस तू ही बढ़वाएगा। हम क्या बोलते हैं, तू चिंता मत कर यार, मैं बैठा हूं ना, मैं करूंगा तेरे लिए सब कुछ। भाई हमें किसी और के लिए नहीं करना, खुद के लिए करना है। हमें उस आदमी को सक्षम बनाना है कि वो खुद के लिए करे, ठीक है। सो डोंट ओवर कमिट, कंट्रोल रखना है अपने आप पे। और आपको घंटों बात नहीं करनी है उस आदमी से जिसका आप फॉलोअप और क्लोजिंग करने जाते हैं। सेट रखिए टाइम, 10 मिनट, 30 मिनट से ज्यादा का फॉलोअप होना ही नहीं चाहिए। 30 मिनट से ज्यादा का फॉलोअप होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 30 मिनट से ज्यादा आप कोई बात कर ही नहीं पाएंगे। ज्यादा आप उसके साथ टिकेंगे तो बातें बेकार की होगी, जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, ठीक है। आप ये पूछ सकते हो, आस्क व्हाट दे लाइक बेस्ट। आप पूछ सकते हो कि प्लान ज्यादा समझ में आया कि प्रोडक्ट ज्यादा समझ में आया, है ना। तो बंदा बोलेगा प्रोडक्ट तो बढ़िया है आपके, प्लान भी अच्छा है ना। तो आपने क्या पूछना है कि सबसे ज्यादा क्या पसंद है, आप प्लान या प्रोडक्ट। जो भी वो बोले उसके ऊपर एम्फेसाइज करके बात करो। यूज टूल्स क्या क्या यूज कर सकते हो आप, स्टोरी बता सकते हो, क्योंकि लोगों को स्टोरी सुनना बहुत पसंद है और स्टोरी ही याद रहती है। आप स्टोरी बता सकते हो कि सोनू शर्मा जी ने 16-17 साल पहले बिजनेस शुरू किया था, या आप इसी कंपनी के बारे में बता सकते हैं कि 16 महीने सर ने बिजनेस शुरू किया था और आप देखो यार आज की डेट में कितना 33-40 लाख रुपए। आप सोचो कौन सा ऐसा बिजनेस है यार दुनिया में जो 14-15 महीने करने के बाद इतनी बड़ी इनकम देता हो, कि शायद मेरी नजरों में तो कोई भी नहीं है। आप और जिस लोगों के बारे में, किसी लेडी के बारे में आप बात करना चाहते हैं, आप उसके बारे में, जो भी आपकी टीम में अच्छा काम कर रहा है, भले ही वो आपकी टीम में है या नहीं है, टीएसएस का यदि हिस्सा है, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। क्योंकि अचीवमेंट सुनना लोगों को अच्छा लगता है और डिसीजन लेना आसान होता है। आपको पता होना चाहिए कि टीएसएस में कितनी गाड़ी आई है, लोग कितना कितना कमाते हैं, है ना। किस एज ग्रुप के बच्चे कैसा काम कर रहे हैं। कोई आपकी टीम में यदि कोई बुजुर्ग है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है और आपका फॉलोअप किसी बुजुर्ग से है, तो आप उससे रिलेटेड स्टोरी सुनाइए। यदि कोई स्टूडेंट से आप फॉलोअप कर रहे हैं तो किसी स्टूडेंट की आप स्टोरी सुनाइए। यदि आप एक किसी नौकरी पेशे वाले का कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो ये टूल्स काम आते हैं जब आप फॉलोअप और क्लोजिंग करने जाते हैं। सेट नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, यदि आप इस बार पैसे नहीं ले पाए किसी भी कारणवश, तो आप खुद बोल सकते हैं चल ठीक है फ्राइडे को मिलते हैं, फ्राइडे को शाम को 5 बजे मिलेंगे। ऐसा ना हो कि आप मंडे मिले और बाद में आप सीधे फ्राइडे पहुंच जाए, ऐसा मत करना। मंडे है तो ट्यूसडे वेडनेसडे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के बिना आप वहां से ना आए। आप अपनी कोई भी, यदि आपकी सेल क्लोज नहीं हुई तो आप अपनी मीटिंग को ओपन एंडेड छोड़ दे, ताकि अगली बार आपको वापस से मिल के बात करने का मौका मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पर्सनल एश्योरेंस। पर्सनल एश्योरेंस आप 2-3 चीजों के बारे में दे सकते हैं। आप कंपनी के बारे में दे सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में दे सकते हैं, आप उसकी ट्रेनिंग और सपोर्ट के बारे में आप पर्सनल एश्योरेंस दे सकते हैं। यार चिंता मत कर, मिलके करेंगे ना दोनों, कि तू देख यार 16-17 साल पुरानी कंपनी है तो कंपनी तो स्ट्रॉन्ग है ही, ऊपर से टीएसएस जबरदस्त टीम है, प्रोडक्ट हमारे पास बहुत बढ़िया है, यहाँ पे भी यूज करते हैं, दुबई में भी यूज करते हैं, और तू चिंता मत कर, मैं कर रहा हूँ ना यार, साथ मिलके करेंगे। जब हम ये पर्सनल एश्योरेंस देते हैं ना, तो सामने वाले को लगता है हाँ यार मिलके कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, है ना। और अटकना नहीं है ये बात करते हुए। बहुत सारे लोग क्या है कि लिख तो लेंगे लेकिन इनको प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करेंगे तो बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी जो जरूर आपके काम आएगी जब आप फॉलो और क्लोजिंग करने जाते हैं। सो दोस्तों अभी ये कुछ मेरी 2-3 स्लाइड और रह गई है। सक्सेस मंत्रा नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग करने के कुछ सेट रूल्स है ना। जैसे हर बिजनेस को करने के कुछ सेट रूल्स होते हैं, वैसे ही इस बिजनेस को करने के भी कुछ सेट रूल्स है जो हमको जरूर याद रखने चाहिए, है ना। अब हर कंपनी, जिस कंपनी के साथ हम एसोसिएटेड हैं, उसके सारे प्रोडक्ट हमें खरीदने चाहिए और यूज करने चाहिए। इससे क्या होता है, आपको हर प्रोडक्ट की नॉलेज मिल जाती है, आपको हर प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वालिटी के बारे में आपको पता चल जाता है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है, आपको प्रोडक्ट आपने पर्सनली यूज ही नहीं किया, तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में किसी को बता ही नहीं सकते। तो प्रोडक्ट परचेज और यूज करना बहुत जरूरी है, और सारे प्रोडक्ट कोशिश करो कि आप सारे प्रोडक्ट कंपनी के यूज करो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई प्रोडक्ट तो है नहीं जो हमें हमारे यूज में नहीं आता, है ना। हर प्रोडक्ट ऐसा है जो यूज में आता है। दूसरा जो पॉइंट है
वो क्या है, रिकमेंड द प्रोडक्ट, है ना। यदि आप यहाँ से कोई फूड सप्लीमेंट खा रहे हैं और उस फूड सप्लीमेंट से आपको फायदा हो रहा है, तो वो फायदा शेयर करिए। आप अपने अड़ोसी को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को, दोस्त को बताइए कि यार मम्मी के पैरों में ना दर्द रहता था, मैंने यहाँ से ना कैल्शियम खिलाना शुरू किया, या उनको बहुत आराम है। और झूठी चीजें बिल्कुल रिकमेंड ना करें, है ना। यदि आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ही आप प्रोडक्ट के बेनिफिट जान पाएंगे, तभी आप उनको रिकमेंड कर पाएंगे, ठीक है। और तीसरा काम क्या करना है, हमको लगातार निरंतर लिस्ट बनाते रहना है। हमने जो लिस्ट बनाई है, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि एवरी डे उस लिस्ट में हम 2 नए नाम ऐड करेंगे, बस केवल 2 नए नाम ऐड आप करते जाओ अपनी लिस्ट में, ठीक है। उनको हमको वही करना है, इनवाइट करना है, ठीक है। हमको 2 लिस्ट बनानी है यहाँ पे, जो हमने इनविटेशन, जो हमारी लिस्ट है उसमें से इनवाइट करने के लिए 2 लिस्ट बनानी है। क्या, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट और एक अपॉइंटमेंट लिस्ट। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट क्या होती है कि जो टोटल लिस्ट है, जो मुझे लग रहा है कि ये पोटेंशियल लोग हैं, उनकी एक लिस्ट बनाओ, उसी में से जिनको आप बात कर रहे हो, जिनसे आपकी बात चल रही है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आपको अपॉइंटमेंट मिल गया और वो आपका प्लान बिजनेस देखना चाहते हैं, उनका लिस्ट आप अलग बनाओ। यानी आपकी इन जो टोटल लिस्ट है उसमें से प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनेगी, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में से ही आपकी अपॉइंटमेंट लिस्ट बन के बाहर आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको मीटिंग करानी, यानी उन लोगों को प्लान में इनवाइट करना है, या उनसे पर्सनली मिल सकते हैं तो पर्सनली मिलना है। ये टोटल काम क्या होता है, ये पूरा का पूरा टीम वर्क है। आप अपने बंदे को बुलाते हैं, प्लान कोई और देता है, क्लोजिंग आपका सीनियर करता है, फॉलो अप आपका अपलाइन करवाता है ना। तो ये टीम वर्क है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद क्या करना है, मीटिंग सब दिखा दी, प्लान व्लान सब दिखा दिया, अब क्या करना है, फॉलो अप करना है। निरंतर यदि ये 7 काम आप करते रहे तो इस बिजनेस में आप 100% सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि ये वेस्टीज का सक्सेस मंत्र है और ये प्रूवन है। जो आदमी आज की डेट में यहाँ से करोड़ों रुपए कमा रहा है, यही स्टेप 7 स्टेप फॉलो करता है, वही मैंने आपको भी बताए। कुछ हैबिट्स होती है, अच्छी हैबिट्स और बुरी हैबिट्स, है ना। फेलियर और सक्सेस में थोड़ा सा ही गैप होता है। सो हैबिट्स ऑफ फेलियर, सक्सेसफुल नेटवर्कर, ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मतलब बिजनेस के डूज और डोंट क्या है ना। डोंट क्या है बिजनेस के, मतलब जो लोग इस बिजनेस में फटाफट खत्म हो जाते हैं वो क्या करते हैं, और जो लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाते हैं वो क्या करते हैं, है ना। सो जो लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होते, वो सबसे पहला काम क्या करते हैं, वो किसी टीम मीटिंग में नहीं आते। ये उनका सबसे पहला काम है। बिजनेस में जुड़ गए, अपना प्रोडक्ट भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, मीटिंग में नहीं आएंगे। जो लोग मीटिंग में नहीं आएंगे वो लोग कभी भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, लिख के ले लो आप मेरे से। और जो आदमी रेगुलरली मीटिंग में आएगा, सब जगह आपको दिखाई देगा, एक दिन आपको वो इसी बिजनेस में सक्सेसफुल होता भी नजर आएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये कोई भी ट्रेनिंग और कोई भी सेमिनार अटेंड नहीं करते। जो लोग फेलियर होते हैं इस बिजनेस में, वो कोई भी ट्रेनिंग और सेमिनार अटेंड नहीं करते। देखो आज भी ये इनविटेशन सबके लिए था, लेकिन सब लोग नहीं आए ना। सो जो नहीं आया वो लोग धीरे धीरे आप देखना कि वैनिश हो जाएंगे, आपको दिखने बंद हो जाएंगे। और जो लोग इन ट्रेनिंग और सेमिनार में आपको रेगुलर दिखेंगे, वही लोग आपको आगे सक्सेसफुल होते नजर आएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि वो कभी भी अपने अपलाइन से बात नहीं करते। जो लोग इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं वो क्या करते हैं, कभी भी अपने ग्रोइंग अपलाइन से वो बात नहीं करते। और जो लोग इस बिजनेस में ग्रो होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, वो हमेशा अपने ग्रोइंग अपलाइन के साथ चिपक के रहते हैं, दिन में 10 फोन करते हैं, है ना। सो हमको अच्छी चीजें अपनानी है यहाँ से। इसीलिए मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। डोंट रेस्पोंड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। वो व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे, सब देखेंगे, पर कभी किसी के अचीवमेंट्स को ना वो अप्रिशिएट करेंगे, ना कभी गुड मॉर्निंग लिखेंगे। कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एकदम एक ऐसे ऐसे डोरमेंट बीज की तरह होते हैं जो कभी अंकुरित होता ही नहीं। इसलिए थोड़े टाइम के बाद वो लोग वैनिश हो जाते हैं, है ना। वो लोग क्या करते हैं, जो लोग अनसक्सेसफुल है इस बिजनेस में या फेलियर है ना, या जिनकी डेथ बड़ी जल्दी हो जाती है इस बिजनेस से, वो लोग क्या करते हैं, वो एक काम और करते हैं, वो
कोई भी मोटिवेशनल वीडियो, कोई भी मोटिवेशनल थॉट कभी नहीं देखते। लेकिन जो लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और होते हैं, वो कंटिन्यूअसली मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और सीखते रहते हैं। जो आदमी इस बिजनेस में फेलियर है, जो जो आदमी इस बिजनेस में फेल होगा या फेलियर होगा, वो कभी किताब नहीं पढ़ता। जो आदमी इस बिजनेस में सक्सेसफुल होगा, वो आदमी हमेशा किताबें पढ़ता है, क्योंकि इस बिजनेस में नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी नॉलेज को इनहेंस करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो सक्सेसफुल आदमी होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं। वो कहाँ से बढ़ती है, मोटिवेशनल वीडियो या किताबों से बढ़ती है। जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं या फेलियर होते हैं इस बिजनेस में, उनमें क्या होता है, एटीट्यूड इशू होता है। वो सोचते हैं यार ये बंदा तो मेरे से कम पढ़ा लिखा है, मैं इसकी बात क्यों सुनूं, ये आदमी तो मेरे से कम कमाता है, मैं तो, मेरी तो नौकरी बहुत अच्छी थी, तो मैं इसकी क्यों सुनूं। वो हमेशा एक एटीट्यूड का इशू रहता है उनके साथ में, एक ईगो रहती है, और वो एटीट्यूड और ईगो उनको लेके मर जाता है। सो दोस्तों, ये चीज कभी भी ध्यान रहे आपको कि यदि आपका अपलाइन आपसे कम पढ़ा लिखा है, आपसे कम तनख्वाह पाता था, आपसे कम एज का है ना, तो ये कभी भी दिमाग में मत लाना कि आप उससे सीख नहीं सकते। यदि वो आपसे एक दिन पहले भी जुड़ा है और वो आपके साथ काम कर रहा है और आपके ऊपर है, तो आपका अपलाइन है, उसकी रेस्पेक्ट करना। ठीक है। ये लोग जो फेलियर लोग होते हैं वो कभी कंसिस्टेंसी नहीं करते, है ना, कभी नहीं करते वो कंसिस्टेंसी। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो 2 तारीख को तुरंत अपनी कंसिस्टेंसी करते हैं। उनको पता है कि सक्सेस मंत्रा क्या है, कि 2 तारीख को जितनी कंसिस्टेंसी करेंगे और लोगों की करवाएंगे, उसी से उनका बिजनेस आगे बढ़ेगा। अनसक्सेसफुल और फेलियर लोग कभी भी लिस्ट नहीं बनाते। वो क्या बोलते हैं, फोन में है ना, इधर है लिस्ट, इधर इधर, है ना। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो लिखते हैं, है ना, वो डायरी में लिख के रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कल यदि जो फोन में डेटा है, फोन हैंग होके खराब हो गया तो सारे कॉन्टैक्ट चले जाएंगे। और यदि आपके पास लिखे हुए हैं, तो वो एक तरह से क्या होता है, जब आप लिखते हैं तो आपको ये भी पता चलता है कि आप इस बंदे से बात कर सकते हैं, ये बंदा आपसे, आपके साथ इस बिजनेस में आ सकता है। तो लिखा हुआ होना जरूरी है। यानी देखो, थोड़ा सा ही फर्क है, एक करता है, एक नहीं करता है। यदि दोनों लोग करने लगे तो दोनों लोगों को सक्सेसफुल होने की गारंटी बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये डोज और डोंट्स थे इस बिजनेस के। मैंने उम्मीद करता हूं कि आपने ये जरूर लिखे होंगे। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि अब हमने सब कुछ सीख लिया, हमने अपने ड्रीम्स भी लिख लिए, हमने अपनी लिस्ट भी बना ली, हमने लोगों को प्री इनवाइट भी कर लिया, इनवाइट भी कर लिया, हमने एडिफिकेशन भी सीख लिया, हमने प्लान भी सीख लिया, क्लोजिंग फॉलोअप भी सीख लिया, बिजनेस के डोंट और डोज भी सीख लिए। अब नेक्स्ट आता है रैंक्स, क्योंकि हर जगह अप्रिसिएशन और रिवार्ड काम करता है। हर किसी भी आदमी को मोटिवेट रखने के लिए रैंक्स बहुत जरूरी है ना। सो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जो पहली रैंक होती है उसको बोलते हैं ब्रोंज डायरेक्टर। जो पहली रैंक है उसको बोलते हैं ब्रोंज डायरेक्टर। ठीक है। तो ब्रोंज डायरेक्टर बेसिकली 3 तरह से बन सकते हैं। आप सपोज इस महीने की बात करते हैं कि किसी ने इस महीने ज्वाइन किया और उस महीने उस बंदे ने, उस लीडर ने 4,500 पीवी, 4,500 पीवी इसी महीने में कर दी, तो वो बंदा फास्ट ब्रोंज डायरेक्टर बन जाता है। 4,500 पीवी इसी महीने में कर दी तो वो फास्ट ब्रोंज डायरेक्टर बन जाता है। अब ये क्राइटेरिया केवल इस महीने एप्लीकेबल नहीं होता, आप किसी भी महीने में एक बार में फ्रेश पीवी यदि 4,500 पीवी कर देते हैं तो आप उस महीने में ब्रोंज डायरेक्टर, फास्ट ब्रोंज डायरेक्टर बन जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्राइटेरिया आता है कि सपोज आपने इस महीने 2,500 पीवी की, अगले महीने आपने 2,500 पीवी की, तो आपकी पीवी कितनी होगी, 5,000, है ना। 2,500 इस महीने की, 2,500 अगले महीने की, आपकी पीवी हो गई 5,000। ठीक है। उससे अगले महीने यदि केवल आप 500 पीवी करते हैं तो आप डायरेक्टर नहीं बनते। थर्ड मंथ में यदि आप केवल 500 पीवी करते हैं तो एक्यूमुलेशन में आपकी पीवी जुड़ के 5,500 हो गई, लेकिन आप डायरेक्टर नहीं बने।
तो जिस महीने में आप डायरेक्टर बन रहे हैं, मिनिमम उस महीने की पीवी आपकी 2001 पीवी होनी चाहिए। सपोज आपने पहले महीने में 2000 पीवी की, दूसरे में 2000 पीवी की और तीसरे में 2001 पीवी की, तो आपकी पीवी कितनी हो जाती है? 6001 पीवी। यहाँ पे आप सारी पीवी एक्यूमुलेशन में जुड़ जुड़ के आप ब्रोंज डायरेक्टर यहाँ पे बन जाते हैं। तो दो तरह से डायरेक्टर बनते हैं, एक फास्ट ब्रोंज डायरेक्टर जिसमें 4500 पीवी किसी भी महीने में, दूसरा आपकी 5500 पीवी जुड़ जुड़ के होनी चाहिए, और लास्ट महीने में जिस महीने में आप बन रहे हैं मिनिमम 2001 पीवी होनी चाहिए। इस तरह से आप ब्रोंज डायरेक्टर का जो पहला लेवल है वो अचीव कर सकते हैं। और जब आप अचीव करेंगे, यदि एक ही महीने में करेंगे, तो आपका 8 से 12,000 के बीच का आपका पे आउट भी आएगा। अब हम बात करते हैं कि आपने सुना होगा कि 6 फ्रंट लाइन खोलनी है, 6 फ्रंट लाइन खोलनी है, 6 फ्रंट लाइन खोलनी है, ठीक है। 6 फ्रंट लाइन क्यों खोलनी होती है और 6 फ्रंट लाइन ही क्यों खोलनी है, 8 क्यों नहीं खोलनी, थोड़ा सा उसके बारे में भी मैं आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है। ये आप और आपने फ्रंट लाइन 1, फ्रंट लाइन 2, फ्रंट लाइन 3, 4, 5, 6, आपने 6 लोगों को अपने बिजनेस का हिस्सा बना दिया 100 पीवी से। जब आप ये 6 फ्रंट लाइन एक ही महीने में 100 पीवी से करते हैं, तो यहाँ पे कंपनी आपको 2500 रुपए का एक वाउचर देती है। 2500 रुपए का आपको एक वाउचर देती है, पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि इन 6 लोगों के साथ मिलकर हम अगले महीने अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं, ये दूसरा बेनिफिट है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट रैंक पे कैसे जा सकते हैं? आप सपोज ब्रोंज डायरेक्टर बन गए, ठीक है। अगले महीने आपने क्या किया, जब आप ब्रोंज डायरेक्टर बन गए तो आपकी किसी एक लेग से या तो 4500 पीवी फ्रेश हो गई या 5500 पीवी जुड़ के हो गई उस बंदे की, और मिनिमम उस महीने 2001 पीवी हो गई, तो आपके नीचे एक ब्रोंज डायरेक्टर बन जाता है और आपकी रैंक यहाँ पे होती है सिल्वर डायरेक्टर, है ना। यानी आपकी F1 फ्रंट लाइन 1 आपकी सिल्वर डायरेक्टर बन गई, सॉरी ब्रोंज डायरेक्टर बन गई। तो जब ये पहली लेग आपकी ब्रोंज डायरेक्टर बनती है तो आप बन जाते हैं सिल्वर डायरेक्टर। सिल्वर डायरेक्टर आपको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर से आपका डायरेक्टर हो गया, बाकी की 5 लेग और आपकी खुद की पीवी मिलके 1801 होनी चाहिए, मिनिमम 1801 पीवी होनी चाहिए, तब जाके आप सिल्वर डायरेक्टर बनते हैं। यहीं से आपका ट्रेवल फंड आना चालू हो जाता है। अब आपकी नेक्स्ट रैंक आती है गोल्ड डायरेक्टर, है ना। गोल्ड डायरेक्टर में क्या होता है आपका कि आपकी 2 लैग, जिस महीने आप रैंक अचीव कर रहे हैं, 2 लैग मिनिमम डायरेक्टर क्वालिफाई की हो, मिनिमम क्वालिफाई की हो, और डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए 2001 पीवी मिनिमम चाहिए। एक बार डायरेक्टर बनने के बाद आपके नीचे फ्रंट लाइन 1, फ्रंट लाइन 2 डायरेक्टर बन गई। क्वालिफाई करने के लिए 2001 पीवी मिनिमम करनी होगी, और बाकी की बची हुई 4 लैग और आपकी पर्सनल परचेज मिला के 1501 पीवी मिनिमम होनी चाहिए, तब जाके आप गोल्ड क्वालिफाई करते। थर्ड रैंक आती है आपकी स्टार डायरेक्टर, है ना। जब आपके नीचे 3 क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर हो जाते हैं, जिस महीने भी आपके नीचे 3 क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर और साइड से आप 1001 पीवी का बिजनेस करते हैं, 1001 पीवी का बिजनेस करते हैं, वो महीने में आप हो जाते हैं स्टार डायरेक्टर, ठीक है। यहाँ से कंपनी आपको एक और फंड चालू करती है और वो है कार फंड। स्टार डायरेक्टर से आपका दूसरा फंड चालू होता है जिसको बोलते हैं कार फंड। ये पर कब मिलता है, जब आप लगातार 3 महीने स्टार डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं, तब आपका ये फंड एक्टिवेट हो जाता है, और ये लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेट हो जाता है। 3 महीने आपको क्वालिफाई करना है, यानी मिनिमम 2001 2001 2001 पीवी मिनिमम आपको करना पड़ेगा लगातार 3 महीने, तब जाके आपकी स्टार डायरेक्टर मेंटेन रहती है और लाइफ टाइम आपको कार फंड आना शुरू हो जाता है। पर कार फंड आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम सिल्वर मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद जब हम चौथी लैग में एक डायरेक्टर निकाल देते हैं, एक और ब्रोंज डायरेक्टर हमने चौथी लैग में निकाल दिया, तो यहाँ पे आप बन जाते हैं डायमंड डायरेक्टर। यहाँ पे आपकी रैंक क्या हो जाती है, डायमंड डायरेक्टर, है ना। और आपको बाकी की साइड की 2 लैग और खुद की परचेज मिला के 501 पीवी का बिजनेस करना पड़ता है। और आपको डायमंड डायरेक्टर मेंटेन करने के लिए वही वापस से हर लैग के नीचे मिनिमम 2001 का काम करना पड़ेगा। इसके बाद यदि आपकी 5वीं लैग पे भी डायरेक्टर बन जाता है, तो भी इस केस में भी आप
डायमंड डायरेक्टर ही रहते हैं, है ना। जब आपकी 6 की 6 लाख के नीचे क्वालिफाइड डायरेक्टर निकल जाते हैं, ब्रोंज डायरेक्टर निकल जाते हैं, तब आप यहाँ पे बनते हैं क्राउन डायरेक्टर। यदि आप क्राउन डायरेक्टर की रैंक को लगातार 3 महीने मेंटेन करते हैं तो आप लाइफ टाइम के लिए हाउस फंड एक्टिवेट करा लेते हैं। यानी लगातार 3 महीने मिनिमम 2001 पीवी का बिजनेस आपको हर लाख के नीचे करना पड़ेगा। यहाँ से आप हाउस फंड लाइफ टाइम के लिए अचीव कर सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी पूरी बात आप तक पहुंचा पाया, और मैं यहाँ से आगे हैंड ओवर करना चाहूंगा मनदीप जी को। सर, ओवर टू यू, मेरा गला भी सूख रहा है।